हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज ग्रेविटेशन का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर अपना टॉपिक वाइज खत्म कर लिया है और ये जो सीरीज चल रही है हम लोगों की ये पूरी टॉपिक वाइज है और एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही करते करते आगे बढ़ जाएंगे। अब बात आ रही है हमारे सामने किसकी, केपलर के लॉस की। तो केपलर ने कहा कि यार केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर ने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट्स सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और अगर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो कोई सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि हवा में रिवॉल्यूशन कर रहा है ऐसी। तो कह रहा है केपलर कि यार स्टडी किया और 3 लॉ खींच के निकाला। जो पहला लॉ है उसको बोला कि जो पहला लॉ है भाई साहब ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है पहला लॉ? लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। फिर कहा कि जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तीसरा कह रहा कि तीसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो सबसे पहले तुम्हें तीनों का नाम पता होना चाहिए। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी और तीसरा क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक, ये 3 नाम तुमको रटे होने चाहिए जुबान पे। अब बात आई कि जो लॉज हैं वो क्या हैं, तो पहले लॉ पे आ गए। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखो केपलर कह रहा कि यार कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड जब रिवॉल्यूशन कर रहा है तो ऐसा किसी ये क्या बन रहा, किसी गोल ऑर्बिट में नहीं कर रहा, किसी गोल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा, बल्कि कैसी ऑर्बिट में कर रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहा है। किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक, माने इसका कोई काम नहीं है। काम किसका है? इसका। तो केपलर कह रहा कि यार जो ये सिस्टम तुमने देखा ये क्या है? इलिप्स है। अब इलिप्स जो होता है, पहले इलिप्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लो। इलिप्स जो होता है उस वो एक तरफ क्या है? बड़ा, एक तरफ छोटा। तो इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। माने ये बड़ी एक्सिस, ये छोटी एक्सिस। तो मेजर एक्सिस पे दोनों तरफ फोकस होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं? फोकस। तो कह रहा है केपलर कि यार इलिप्स में घूमती है, तो बात आई कि अगर इलिप्स में घूमती है तो सन कहाँ है? तो सन कहाँ होता है? दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे बैठा होगा। कौन? सन। दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे कौन बैठा होगा? सन बैठा होगा। और मान लो कि कोई प्लेनेट जो है वो यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व करता हुआ बढ़िया क्या कर रहा है? चल रहा है। अब तुम देख रहे हो कि एक तरफ का डिस्टेंस ज्यादा है, एक तरफ का डिस्टेंस छोटा सा है। जो पॉइंट पास में होता है उसको कहते हैं, ये जो डिस्टेंस बन रही इसको हम लोग बोलेंगे, बल्कि पॉइंट बोलो, ये पेरीहीलियन है। क्या है? पी फॉर पेरीहीलियन। और ये क्या है? दूर है, फारदेस्ट पॉइंट है। इसको हमने ए से नाम दे दिया, यहां देते हैं ए। ये कौन है? ए। इसका नाम है एपहीलियन। ठीक, ये पेरीहीलियन, वो एपहीलियन। जो दूर है वो एपहीलियन है, जो पास में है वो पेरीहीलियन है। ठीक, और इन डिस्टेंसेस को कहते हैं पेरिजी एपोजी। अभी आएगा, अभी हम लोग लिखेंगे कहीं, अभी अगले लॉ में, कहीं तीसरे लॉ में जरूरत पड़ेगी लिखने की। पेरीहीलियन से सन की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पेरिजी। और
सन से लेके एपहीलियन तक की डिस्टेंस को कहते हैं एपोजी। ठीक, अब आओ, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी planet revolves around the sun in an elliptical orbit। क्या कह रहा कि every planet revolves around the sun in an elliptical orbit in which sun is at one of its फोकाई। फोकाई का मतलब क्या होता है, फोकस का प्लूरल। फोकस का प्लूरल क्या कह रहा था, फोकाई। ठीक है, और वन ऑफ इट्स फोकाई माने दो होते हैं, दो में से किसी एक पे बैठा होगा कौन, सन। तो ये क्या है, पहला लॉ। ठीक, कम डिस्टेंस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी प्लैनेट की, वो क्या होती है, पेरिहीलियन डिस्टेंस नहीं, पोजीशन। और वो क्या होगी, एपीलियन डिस्टेंस को पेरिजी और क्या कहते हैं, एपोजी। ये बात हो गई पहले लॉ की। अब बात आई दूसरा लॉ। दूसरा लॉ कह रहा भाई साहब कि हम है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। क्या कह रहा, ध्यान से देखो, कह रहा कि अगर तुमने ऐसे कोई एक ले लिया एलिप्स, अब मान लो कि सन यहां बैठा और तुम्हारा प्लेनेट अभी था यहां और अब पहुंच गया यहां, तो इसने जो ऑर्बिट का, ऑर्बिट क्या होगी, ऑर्बिट कोई प्लेन है, ऑर्बिट कोई प्लेन है, उस प्लेन का इसने एरिया मान लो कवर कर लिया कितना, A1। ये कौन सा एरिया है, A1। और इस एरिया को कवर करने में मान लो कि उसको टाइम लगा कितना, डेल्टा टी। इस एरिया को कवर करने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी लगा। अब वो कह रहा कैपलर कि यार यहाँ पे तो ये डिस्टेंस दूर थी, तो डेल्टा टी टाइम में इसने एरिया कवर किया कितना, A1। तो कह रहा कि अगर सेम टाइम इंटरवल की बात करें और मान लो प्लेनेट यहां आ गया था, तो यहां से यहां तक अगर प्लेनेट टी टाइम में चला, कितने टाइम में, टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, माने जो टाइम इंटरवल वहां था वही टाइम इंटरवल अगर यहाँ है, तो केपलर कह रहा है कि जो एरिया है ऑर्बिट का A2, वो A1 और A2 क्या होंगे, सेम होंगे। A1 किसके बराबर होगा, A2 के, माने कि एरिया स्वेप्ट बाय एनी प्लैनेट इन सेम टाइम इंटरवल, किसका एरिया, ऑर्बिटल प्लेन का एरिया स्वेप्ट बाय any planet of its orbital plane in same time intervals are same। ठीक है, तो क्या कह रहा, according to this law, डैश लगा के इन्वर्टेड कॉमास, ध्यान से सुनो क्या कह रहा, एरिया स्वेप्ट बाय एनी planet, area swept by any planet of its orbital plane in same time areas लिख देते हैं, area swept by any planet of its orbital plane in same time intervals are same। माने कि A1 किसके बराबर है, A2 के, माने एरिया क्या है, कांस्टेंट है, एरिया क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलो, तो ये क्या कह रहा, अपना सेकंड लॉ जो है केपलर का, वो यही बताने की कोशिश कर रहा कि जो एरिया है वो क्या है, कांस्टेंट है। माने वो कह रहा कि दैट इज, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना है, 0। डी ए बाई डी टी जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा।
ठीक है। अब बात आई कि ये सिचुएशन क्या है, इस पे आओ। ये इसको हल्का सा चेंज करेंगे, ये जीरो नहीं कांस्टेंट होता है। क्या होता है? डी ए बाई डी टी होता है कांस्टेंट। अब बात आती है इसी को प्रूव कैसे करेंगे। देखो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमने मान लिया कि अगर अपने पास एक इलिप्स है, चलो भैया किसको कहाँ चले आ रहे हो, इलिप्स है। मान लो कि ये यहां से आ गया यहां, और इस डिस्टेंस को अभी हमने मान लिया r। ठीक। अरे यार, चलो थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, मामला हम लोग का गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है अब? हम लोग पढ़ रहे थे केपलर का सेकंड लॉ, जिसमें डी ए बाई डी टी को हम लोग कांस्टेंट प्रूव करने जा रहे हैं। मान लो कि ये अपना यहाँ पे बैठा है अपना सन, कोई प्लेनेट है जो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, एंगल कितना बना रहा है? डेल्टा थीटा। एंगल कितना बना रहा है? डेल्टा थीटा। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी? आर डेल्टा थीटा। कब? जब ये डिस्टेंस कितनी होगी? आर। माने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ऐसा सेक्शन हम लोग ले रहे हैं जहां पे ये लगभग बराबर से हो। तो ये कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। ठीक है। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एज्यूम करना है यहाँ पे, अब अगर हम लोग इसको ऐसा माने कि ये लगभग कोई ट्राइंगल है और ये कुछ परपेंडिकुलर सा सेक्शन है, परपेंडिकुलर सा सेक्शन। ठीक। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये जो एरिया है, एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट क्या होगा? ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस, बेस को ले रहे हैं हम लोग रेडियस, और हाइट ले रहे हैं आर डेल्टा थीटा। तो ये कितना बन गया? हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, और ये कौन है? ए। ठीक। ठीक है। अब अगर हम लोग इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, डेल्टा टी से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा, या इसको एरिया सेट ऑफ प्लैनेट में चेंज इन एरिया भी ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर इसको हम लोग ऐसे बोलो कि डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि इस एंगल को हम लोग डी थीटा लिख देते हैं, नहीं तो हम लोग भावुक हो जाओगे कि ये क्या हो गया, ये डी थीटा और ये डी थीटा। तो इसको हमने लिख दिया डी थीटा, ये भी हो गया डी थीटा। डिफरेंशिएट कर दिया अगर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन गया? डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, क्या बन गया? डी थीटा बाई डी टी। अब ध्यान से सुनो, डी एस बाई डी टी क्या होता है भाई? डी एस बाई डी टी होता है वेलोसिटी। तो ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर है डी थीटा बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा, जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी एंगुलर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी लीनियर। ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी को हम लोग लिखने क्या वाले हैं कि ये बना हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, कौन है? डी ए बाई डी टी। ठीक। अब बारी आई कि हम लोगों ने कहा कि नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कहता है कि L जो होता है वो एम आर स्क्वायर ओमेगा होता। क्या होता? एम आर स्क्वायर ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं हम लोग L से, ये क्या होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अगर ये इक्वेशन 1 है, तो आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू क्या बनी? आर स्क्वायर ओमेगा वैल्यू एल बाई एम यहाँ पुट कर दो। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाई कर रही क्या?
डीए बाई डी टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा की जगह हम लोगों ने रख दिया एल बाई एम, एल बाई एम, तो ये क्या बना डीए बाई डी टी किसके एल बाई टू एम। ठीक, ठीक है, चलो। तो अब हमको प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था कि जो डीए बाई डी टी है वो क्या है, कांस्टेंट है। डीए बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है। अगर डीए बाई डी टी कांस्टेंट है तो देखो ये कौन बैठा है, एम, एम है माने मास है किसका, प्लैनेट का, और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एम तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो बचा कौन, एल, माने एल को किसी तरह से अगर कांस्टेंट हम लोगों ने शो कर लिया तो हमारा काम क्या हो जाएगा, सेट। तो याद करो जब हम लोग न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे वहां पे हम लोग उसके बाद ही आती थी अगली हेडिंग, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग कहते थे कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ऐसे ही जब कोई क्या करता है, रोटेशन सर्कुलर मोशन करता होगा, ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उस समय जो वो होगा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम वो टॉर्क की एब्सेंस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है कब, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है कब, इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर। तो अगली स्लाइड में सुनो कि टॉर्क क्या होता है, एफ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ माने आर एफ साइन थीटा। अब अगर कोई प्लेनेट है मान लो यहाँ पे ये, तो इसको सन क्या करता है, अपनी तरफ खींच रहा, और इसका रेडियस वेक्टर का है ऐसे, तो रेडियस वेक्टर उधर और फोर्स इधर, माने दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। तो हियर क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन 180, और साइन 180 कितना होता है भैया, जीरो, तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो। और सिंस टॉर्क इज जीरो तो मामला क्या हो जाएगा हमारा, सेट। ठीक है, क्या सेट होगा इसमें, सेट होगा कि जो अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ, या इसको लिखने की जगह सीधे लिखा कि अगर टॉर्क जीरो है तो उस समय देयरफॉर एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर टॉर्क जीरो है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, माने कि कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर L कांस्टेंट हो गया तो देयरफॉर जो dA बाई डी टी है, dA बाई डी टी क्या आया था, L अपॉन टू एम, L अपॉन टू एम, और तुम कह रहे हो कि मास तो कांस्टेंट ही है, L भी अगर कांस्टेंट आता तो काम सेट हो जाता, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, इसीलिए dA बाई डी टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब dA बाई डी टी ही क्या है, एरियल वेलोसिटी है। तो क्या कह रहा, देयरफॉर एरियल वेलोसिटी ऑफ every planet revolving around the sun is constant। ठीक है, डी बाई डी टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कैसे कांस्टेंट हो गया पता है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो होता है dl बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज टॉर्क, और टॉर्क जीरो है तो dt जीरो में चला गया, बचा क्या, dl बराबर जीरो, और dl अगर जीरो है इसका मतलब l में चेंज जीरो है, l में चेंज जीरो है इसीलिए l क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या बन गया, dA बाई dt कांस्टेंट, और यही क्या है हमारा केपलर का सेकंड लॉ। ठीक, ये बात हो गई सेकंड लॉ की। अब बात आई थर्ड लॉ की। क्या था थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। कहता है कि अगर कोई प्लेनेट है, तो हमने क्या बताया शुरुआत में कि ये माइनर एक्सिस होती है, ये मेजर। तो अगर हमने इसको ऐसे बना लिया
कि ये कौन सी एक्सिस है, माइनर, ये मेजर है, और मेजर एक्सिस की आधी कौन है, सेमी मेजर एक्सिस। तो कह रहा है कि अगर कोई प्लेनेट एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आ रहा तो वो क्या है, उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, माने क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाता, पेरीहीलियन, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता, एपहीलियन। अगर ये डिस्टेंस r1 है इतनी, और ये इतनी डिस्टेंस क्या है r2, तो r1 को क्या कहते हैं, पेरिजी, r2 को क्या कहते हैं, एपोजी। ठीक, तो इस ए को हम लोग ऐसी सिचुएशन में r1 प्लस r2 का आधा का क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कल के लेक्चर में जब हम लोग निकाल रहे थे किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड, तो हम लोगों ने वहां पे देखो इसको प्रूव किया था, माने कैपलर की लॉ ऐसा नहीं केवल प्लैनेट के लिए वैलिड है, कैपलर की लॉ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तक के लिए वैलिड, जो हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड कह रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of any planet is directly proportional to the cube of length of semi major axis। ठीक, that is t square is directly proportional to a cube। ठीक है, ये बात एकदम स्पष्ट, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा इसमें नहीं होना चाहिए। R1 पेरिजी, R2 एपोजी, एकदम रट लो तोता की तरह, ये बन गया लॉ। अब अगर सिंस टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, माने कि तुम कह रहे हो कि कोई कांस्टेंट अगर के ले ले तो ये बनेगा, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि टी, अगर दो प्लेनेट की बात करें T1 अपॉन T2, तो के A1 का क्यूब अपॉन के A2 का क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर के से के कट गया, और T1 अपॉन T2, इन दोनों स्क्वायर्स को उधर फेंका नचा के, तो A1 अपॉन A2 की पावर क्या बनी, 3/2। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर दो प्लैनेट्स की बात डायरेक्ट करेगा कि दोनों के टाइम पीरियड इतने हैं तो उनका इनका रेशियो क्या है, या फिर बोले ये दूरी इतनी है, एक का टाइम पीरियड इतना दूसरे का कितना होगा, सीधे धरोगे डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत दुख दर्द की बात नहीं है। अच्छा, अगर कह दे कि एक प्लैनेट v1 वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा दूसरा v2 से, तब क्या करोगे, तो याद कर लो, v1 अपॉन v2 बराबर होता है a2 अपॉन a1 की पावर 1/2। सीधे तोता की तरह रट लो। T1 अपॉन T2 क्या है, A1 अपॉन A2 की पावर 3/2, वो क्या है A2 अपॉन A1 की पावर 1/2। कब, वेलोसिटीज ऑफ टू प्लैनेट, जिस वेलोसिटी से दो प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया केपलर का थर्ड लॉ। अगर मान लो हम लोग एक क्वेश्चन ले ले, इफ अर्थ इज एट 1/4 of
the present distance from sun, then what will be the duration of 1 year? 1 year का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हमें पता है कि T1 अपॉन T2 कितना होता भैया? A1 अपॉन A2 की पावर बोलो 3/2। T1 अपॉन T2, A1 तो A1 ही है, A2 क्या है? A2 जो है वो A1/4 है। क्या है? A1/4 की पावर 3/2। A1 ने A1 को लपेट दिया, 4 गया ऊपर, 4 की पावर 3/2। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 2 के स्क्वायर की पावर 3/2। 2 ने 2 को लपेट दिया, कितना बचा? 8। 2 ने 2 को लपेटा, बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता? 8 होता। अब T1 T2 निकालना था। T2 गया ऐसे ऊपर, 8 आ गया नीचे, तो T1/8। तो T1 माने क्या था? 1 ईयर, माने 1 साल ही तो लगाती है अर्थ रोट घूमने में पूरा। तो कितना हो जाएगा? 1/8 माने 0.125। 1/8 टाइम हो जाएगा, माने 365 दिन को तुम 8 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतने दिन में अर्थ क्या करेगी? एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर देगी। समझ में आई बात? कब? जब 1/4 डिस्टेंस पे आ जाती। तो ये एक ही प्लेनेट की बात हुई। ऐसे मान लो दूसरा प्लेनेट होता कि एक प्लेनेट इतनी डिस्टेंस पे है, दूसरा इतनी डिस्टेंस पे, एक का टाइम पीरियड इतना है, तो दूसरे का कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, बस नाम अलग अलग दो प्लैनेट्स की बात कर देगा। तो उसमें कोई डरने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो कि T1 1/8 हो ही जाता, तो T1 कितने होते? 365 दिन। 8 से डिवाइड करके दो 365 को, तो कितनी बार जाएगा? लगभग 365। 365 डिवाइड करो 8 से, 4 बार गया, बचा कितना? 4। और 5 बार गया, फिर बचा कितना? 5। डेसिमल लगाई, 45.6 डेज के आसपास तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरा साल। बढ़िया, 1 साल माने कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे तुम। 1.5 महीना में एक एक साल बड़े हो रहे। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि क्या हो जाएगा, इस तरीके कुछ हो जाएगा। ऐसे ही तुमसे पूछेगा कि अर्थ 1/2 डिस्टेंस पे आ जाती, अगर 1/2 पे आ जाएगी, तो जो 1 साल है वो कितने दिन का हो जाएगा? मान लो दिन पूछ लेता तो इतना दिन निकालोगे। ये 1/4 के लिए था, 1/2 के लिए अगर करता तो A1/2, 2 पलट के ऊपर जाता, 2 का क्यूब और उसी का अंडर रूट, तो 2 का क्यूब करते 8, और ये आता 2√2। कितने टाइम्स हो जाता? 2√2, और 2√2 आता डिवाइड में, लपेट के सॉल्व कर देते, कहानी खत्म हो जाती। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है कि इस 1/4 को 1/2 करोगे। 1/4 को क्या करोगे? 1/2 सॉल्व करके आंसर कमेंट में भेजोगे। 1/4 को करोगे 1/2 और सॉल्व करके आंसर कमेंट में चाहिए हर हालत में। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।